मुझे एक और चीज़ पे बात करनी थी जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग थी। और जब मैंने तुमसे ये पिच किया था कि इस पे बात करेंगे, तो तुमने बोला था कि यार ये तो बड़ा एक टैबू किस्म का टॉपिक है, और यहाँ पर जो है वो लोग जो हैं वो उसको सही नहीं समझते और बल्कि गालियाँ दे रहे होते हैं। मैं ये चाह रहा था कि ज़रा मैं उस पर बात करूँ कि यहाँ पर भी लोग आते हैं, और इवन ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो कि बगैर किसी एक्सपीरियंस के रियल एस्टेट में आना शुरू करते हैं। यहाँ पर भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, टेस्ट्स होते हैं, वो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, वो पास कर लेते हैं और उसके बाद वो रियल एस्टेट एजेंट्स बन जाते हैं, या रियल्टर कह लें उसको, वो बन जाते हैं। तो अगर मैं बात करूँ, कोई कनाडा जाता है इमिग्रेशन के ऊपर और उसको जॉब मिले या ना मिले, इन एनी केस वो चाहता है कि यार मैं इस प्रोफेशन को भी ज़रा टेस्ट कर लूँ कि ये होता कैसे है और मैं कैसे कर सकता हूँ इसको। तो उस केस के अंदर बीइंग अ रियल्टर, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर पैसे तो बहुत हैं, अब वो आप कैसे बना रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, आप बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं वो अलग चीज़ है। मैंने यहाँ पर पैसे बनते हुए देखे हैं इन रियलिटी, तो वो कनाडा में भी ऐसी होगा, लेकिन ऑफ कोर्स वो सब नहीं कर पाते। तो एक तो ये कि इसका रूट क्या है, अगर कोई नया इमिग्रेंट जाता है या इवन कोई एग्जिस्टिंग बंदा भी है, वो अपनी जॉब कर रहा है या नहीं कर रहा है, इन एनी केस इसका रूट क्या है, ये पार्ट टाइम कर सकते हैं कनाडा में या नहीं कर सकते हैं? क्योंकि तुमने भी शायद कोई इसके टेस्ट दिए में हाँ। वहाँ पर रहते हुए, तो ये क्या सिनेरियो है? तो रियल एस्टेट यहाँ पे जो है वो ऑर्गेनाइज्ड प्रोफेशन है। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट बॉडी इसको ओवरसी करती है और फिर हर चीज़ का उन्होंने एक पूरा एक वो बनाया हुआ है, लॉज बनाए हुए हैं कि आपने जो है किस तरह इसमें प्रैक्टिस करनी है। अच्छा मैं अच्छा मेरी वजह ये थी बात कर तुम्हें पुशबैक करने की कि भाई क्योंकि अभी जो रीसेंट स्लम्प आया ना प्रॉपर्टी का, उसके बाद जो एक बंदा जिसको सबसे ज़्यादा गालियाँ पड़ रही हैं वो है रियल्टर। यानी कि जब प्रॉपर्टी मार्केट बूम कर रही थी तो रियल्टर ऑफ कोर्स पैसा बना रहे थे। तो अब एक वो जेलसी भी थी लोगों की, भाई ये रियल्टर इतना पैसा क्यों बना रहा है, क्योंकि काम तो उसने उतना ही करना है। यानी कि अगर एक प्रॉपर्टी उसने बेचनी है, चाहे वो $3 लाख की हो या $1 मिलियन की हो, तो काम उसने उतना ही करना है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ आवर्स वर्क। तो क्यों उसको फ्लैट कमीशन मिलता है, मतलब परसेंटेज वाइज क्यों क्यों मिल रहा है? तो ये एक हमेशा से क्वेश्चन रहा है कि ये काफ़ी अनफेयर है कंपेयर टू अदर प्रोफेशंस। मतलब ये हम बहस कर सकते हैं, लेकिन आर्ग्यूबली लोग इस पर काफ़ी ज़्यादा शोर मचाते थे। और फिर प्रॉब्लम ये है कि बहुत से हमारे रियल्टर्स, ख़ासतौर पर जो देसी रियल्टर्स हैं ना, वो ऑफ कोर्स काफ़ी एग्रेसिव भी होते हैं। वो फिर पुश करते हैं क्लाइंट्स को कि भाई क्लाइंट जो है वो जल्दी से ट्रांजेक्शन करे। अब उसमें वो ड्यू डिलिजेंस उन्होंने की नहीं की, क्लाइंट ने उसको क्या एडवाइस की, अगर वो अच्छा हो जाता है तो फिर बल्ले बल्ले, लेकिन अगर वो डिसीजन जो है वो गलत साबित होता है बाद में, लेट्स से आपने प्रॉपर्टी बाय कर ली हाई टाइम पे और बाद में वो उसकी प्राइस गिर गई, तो सारी गालियाँ पड़ती हैं रियल्टर को। तो उसकी वजह से रियल्टर्स ख़ासतौर पे प्रॉपर्टी स्लम के बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनको गालियाँ पड़ रही हैं, और वन ऑफ द हेटेड प्रोफेशन है राइट नाउ। और ऑफ कोर्स प्रॉपर्टी स्लम के बाद से जो है वो इतनी ट्रांजेक्शन भी नहीं हो रही, तो रियल्टर्स इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं नॉर्मली, जो फुल टाइम रियल एस्टेट में काम करते हैं। मैंने लाइसेंस लिया था लेकिन मैं कभी भी फुल टाइम नहीं गया इसके अंदर, मैं पार्ट टाइम ट्रांजेक्शन ही करता था। तो इसमें इसमें होता ये है कि बेसिकली आपको एग्ज़ाम्स पास करने पड़ते हैं लाइसेंस लेने के लिए। तो इस वक्त जो है तकरीबन 6 एग्ज़ाम्स हैं उसके, जो आपको किसी कॉलेज से जो है इनरोल होके उसकी उसकी क्लास लेनी पड़ती है, फिर उसके बाद उसको एग्ज़ाम देना पड़ता है। जब वो एग्ज़ाम्स हो जाते हैं तो फिर आपको किसी ब्रोकेज के साथ लिंक होना पड़ता है। वो ब्रोकेज आपके बिहाफ पे लाइसेंस अप्लाई करती है। ठीक है, आप इंडिपेंडेंट नहीं काम कर सकते, आपको किसी अपनी ब्रोकेज से अपने आप को इनरोल करना पड़ता है। तो एक तो एग्ज़ाम की कॉस्ट होती है तकरीबन $500 पर कोर्स, उसकी कॉस्ट होती है। तो 6 एग्ज़ाम से तो समझ लो $3000 तो सिर्फ एग्ज़ाम की कॉस्ट है। फिर ऑफ कोर्स जो लर्निंग मटेरियल होगा, जो आप कॉलेज से आप क्लासेस ले लेंगे, उसकी कॉस्ट अलग है। फिर जब आप लाइसेंस अप्लाई करते हैं उसकी फ़ी अलग है। फिर जब आप लाइसेंस मिल जाता है तो उसकी फिर रनिंग कॉस्ट भी है, यानी कि आपने इंश्योरेंस लेनी होती है अपनी, ताकि कोई अगर आपको सू कर दे बाद में तो आपके पास इंश्योरेंस कवर करने की, लाइबिलिटी इंश्योरेंस कहते हैं उसको, वो लेनी पड़ती है। फिर जिस आप रियल एस्टेट बोर्ड से अपने आप को इनरोल करते हैं, उनकी साल की फ़ीस होती है। फिर जो ओरिया है, जो ओंटारियो रियल एस्टेट ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी अपनी फ़ीस होती है। तो इसकी एक रनिंग कॉस्ट है, यानी कि एक ऐसा नहीं है कि आपने बस लाइसेंस दे दिया और आप बैठ गए और कोई आपको कुछ पे नहीं करना पड़ा। इसकी रनिंग कॉस्ट है जो आपको पे करनी पड़ी है। ऑफ कोर्स फिर उसको मेंटेन करने के लिए आपको ट्रांजेक्शन भी करनी पड़ती है ना, ताकि आप उसको पे कर सकें। तो रफली लेट से अगर आपको $5000 सिर्फ लाइसेंस देने में खर्च करने पड़ रहे हैं, लेकिन बिटवीन आई थिंक
$1500 से $2000 आपको हर साल उसकी रनिंग कॉस्ट पे करनी पड़ती है इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन फीस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हाँ, कोई भी इसको कर सकता है, इसके लिए कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आई थिंक हाई स्कूल मिनिमम रिक्वायरमेंट है इसकी। और बेसिकली ये तो एक सेल्स की जॉब है, ठीक है। आपको सेल्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको स्पीकिंग पावर होनी चाहिए कि आप जाके लोगों से बात करें, मिलें। अगर आप में ये क्वालिटीज़ हैं तो आप ऑफकोर्स इसमें एक्सेल कर सकते हैं, और काफ़ी लोग इसमें पैसा बनाते भी हैं। लेकिन हम देखें कि जो रेशो है कि कितने लोग रियल्टर का लाइसेंस लेते हैं और फिर बाद में कितने लोग उसमें परफॉर्म करते हैं, वो बहुत कम है। यानी कि लेट्स से अगर हमारे पास टोटल, अगर हम देखें कि कितने रियल्टर्स रजिस्टर्ड हैं इस वक्त ओंटारियो में, उसमें से मुश्किल से टॉप 10% जो हैं वो पैसा बना रहे होंगे, बाकी जो हैं वो मतलब गुजारे कर रहे होते हैं। अच्छा, सही। अगर मैं इसमें ये बोलूँ कि इनकी जो कमीशन स्ट्रक्चर होता है या इंसेंटिवाइज, लाइक, अच्छा, ये एक पॉइंट ऐसा भी है ना कि इसके अंदर हमें ये भी पता चलेगा कि रियल एस्टेट एजेंट्स जो होते हैं वो इंसेंटिवाइज कैसे होते हैं। यानी कि हम्म। एक तो ये कि तुम थोड़ा सा आइडिया दो कि कमीशन स्ट्रक्चर क्या होता है रियल एस्टेट एजेंट्स का, और दूसरा ये कि इनको इंसेंटिव्स कैसे मिलते हैं। जैसे मुझे पता है कि आपको ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ बेचने में ज़्यादा इंसेंटिवाइज होते हैं आप, या लेट से आप अगर नॉर्मल जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसके अंदर शायद आपको उस तरह का परसेंटेज नहीं नज़र आए, लेकिन उसके अंदर एक तो टर्म्स यूज़ होती हैं जिसके अंदर रियल्टर्स कहते हैं कि भाई वो आपको एक टारगेट मिला था प्रॉपर्टी बेचने का, आपने अगर उसके ऊपर कोई वैल्यू पे रख के प्रॉपर्टी बेच दी तो उसके ऊपर आपको जो भी अमाउंट होगी वो आपकी अपनी होगी, या मेजर परसेंटेज उसमें आपकी अपनी होगी। तो इसमें कोई रेगुलेशंस हैं या नहीं है, और अगर हैं हाँ, तो फिर क्या उसमें टोटल कंपनसेशन कैसी होती है? बेसिकली वही कमीशन बेस्ड है। अगर आप सेल करते हैं प्रॉपर्टी तो आपको सेलर कमीशन पे करता है, ठीक है। वो टिपिकली लो होता है क्योंकि जो लिस्टिंग लेना, जो सेलर लिस्टिंग होती है उसको हासिल करना बड़ा मुश्किल होता है, तो वो नॉर्मली उसका कमीशन कम होता है। लेट्स से 1% टिपिकली उसका होता है, प्रॉपर्टी प्राइस का 1%। और जो बायर साइड है उसका कमीशन ज़्यादा होता है, वो टिपिकली बिटवीन 2 to 2.5% होता है। यानी कि अगर आप किसी बायर को लेके जा रहे हैं किसी की लिस्टिंग के ऊपर, और वो बायर उस प्रॉपर्टी को बाय करता है आपके थ्रू, यानी कि आप उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो सेलर जो है वो आपको 2.5% पे करेगा टू ब्रिंग द बायर। समझ रहे हो? यानी कि सेलर जो है टोटल कमीशन दे रहा है 3.5%। एक तो 1% दे रहा है अपने लिस्टिंग एजेंट को जिसने लिस्ट की है प्रॉपर्टी MLS के ऊपर, और दूसरे जिसको हम कहते हैं कोऑपरेटिव एजेंट जो कि बायर लेके आ रहा है, फिर आप 2.5% उसको दे रहे हैं। बिटवीन 2 to 2.5% है। यानी कि GTA में 2.5 है, लेकिन GTA से बाहर नॉर्मली ओंटारियो में 2% होता है। तो ये अच्छा, अब सारा इसमें भी जो जो बर्डन आ रहा होता है ये सेलर पे ही आ रहा होता है? सेलर पे करता है हर चीज़ की कॉस्ट। अच्छा, इसमें अब बहुत गेम भी होता है। वो ये होता है कि भाई जो क्योंकि रियल इतने सारे रियल्टर्स भी आ गए हैं, तो अब हर कोई डेस्परेट है ना बिज़नेस के लिए। तो फिर वो ये करते हैं कि भाई वली साहब आपको घर ख़रीदना है, ठीक है। मैं आपके पास आऊँगा, कहूँगा वली भाई आपको घर ख़रीदना है, ठीक है, मैं आपको अपने कमीशन में से 1% आपको दूंगा कैश, लेकिन आपने काम मेरे साथ करना है। तो ये एक तरह की एक्विजिशन स्ट्रेटजी हम देसियों ने बना ली है कि क्लाइंट एक्वायर करने के लिए हम अपने कमीशन में से कैश बैक लोगों को देना शुरू करते हैं। अब उससे हुआ ये कि कंपटीशन बढ़ गया, ऑफ कोर्स मार्केट ख़राब हो गई, रियल्टर का कमीशन कम हो गया ऑन एवरेज। यानी कि पहले अगर आप 2.5% पर ट्रांजेक्शन बनाते थे, तो अब आपको 1% जो है उस क्लाइंट को देना पड़ रहा है जिस क्लाइंट को आप लेके आ रहे हैं। अच्छा, इसमें 100% आपका नहीं होता, इसमें कुछ परसेंट ब्रोकेज को जाता है, जिस ब्रोकेज से आप इनरोल्ड हैं, ठीक है। ब्रोकेज उससे आपकी कमीशन में से अपना कट भी लेती है, और वो डिपेंड करता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कैसा है उनके साथ। टिपिकली 90-10 स्प्लिट होता है, यानी कि 90% आपका, 10% उनका पर ट्रांजेक्शन। तो ये चीज़ें भी चलती हैं। अच्छा, सेलर भी जो है वो भी आपको लिस्टिंग क्यों देगा, क्योंकि आप उसको अपना कमीशन जो है रिड्यूस करके देंगे, ठीक है। लेट्स से अगर मैं आपने अपना घर बेचना है, मैं लिस्टिंग एजेंट हूँ, मैं बोलूँगा ठीक है भैया आप मेरे साथ लिस्ट कर लें, मैं 1% नहीं चार्ज करूँगा आपसे, 0.5% करूँगा खाली, ठीक है। सेलर कहेगा ठीक है, मुझे 0.5% मेरा कमीशन बच रहा है, मैं आपसे लिस्ट कर लेता हूँ। तो अब वही है कि कंपटीशन की वजह से जो बार है वो नीचे हो गई, ठीक है। यानी कि जो रियल्टर्स पहले पैसा बनाते थे अब वो उतना नहीं बना रहे, क्योंकि ऑफ कोर्स हर कोई डेस्परेट है बिजनेस लेने के लिए। लेकिन जो टॉप के रियल्टर हैं, जो कि टॉप 1% में आते हैं, वो ये काम नहीं करते। उनका सेट
होता है सारा कुछ, तो वो ऑफ कोर्स फिर वो उनका जो कमीशन स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी इम्प्रूव होता है। अच्छा, सही। तो अच्छा, इसमें ऑफ प्लान की हमने बात नहीं की ना, ऑफ प्लान में किस तरह से होता है जो? ऑफ प्लान दुबई की तरह से नहीं है, तो यहाँ पे ऑफ प्लान रियल्टर्स जो हैं वो अवॉइड करते हैं, क्योंकि ऑफ प्लान में होता है कि आपने ट्रांजेक्शन तो करवा दी, लेकिन आपको शुरू में कुछ परसेंटेज मिल जाएगी उसकी जब ट्रांजेक्शन हो जाती है, लेकिन जो रिमेनिंग पोर्शन है वो तब मिलता है जब प्रॉपर्टी क्लोज होती है। यानी कि लेट्स से अगर 3 साल का पीरियड है प्रॉपर्टी क्लोज होने में, तो वो आपका कमीशन फंसा रहेगा जब तक प्रॉपर्टी क्लोज नहीं होती। तो इसलिए रियल्टर्स यहाँ पे ऑफ प्लान पे इतना ज़्यादा काम नहीं करता, क्योंकि आपका कुछ पता नहीं प्रॉपर्टी बाद में बिके नहीं बिके, क्लोज हो ना हो, वो आपका कमीशन फंसा हुआ है। ओके। अच्छा, यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ पर जो है वो आपकी एक मिनिमम अमाउंट अगर आ जाती है, लेट से 20%, तो हम्म। फिर आपका कमीशन रिलीज हो सकता है, अच्छा, यहाँ जो ऐसा नहीं है। यहाँ कुछ क्योंकि 20। शुरू में मिल जाता है, हम्म। लेट्स से हो सकता है वो 20% पहले पे कर दें, लेकिन रिमेनिंग जो जो लाइन शेयर है आपकी कमीशन का वो आपको तभी मिलता है जब प्रॉपर्टी क्लोज होती है। सही सही सही। तो इसके अंदर यानी कि इट्स नॉट ऑल, जिस तरह से कहते हैं कि वो हंकी डोरी चल रहा है, सब कुछ सेट है, वैसा नहीं अब है। नहीं है। एक ज़माने में होता हम्म। था बिल्कुल, जब इतने ज़्यादा रियल्टर नहीं थे, जब इतना कंपटीशन नहीं था। अब तो हर किसी ने रियल्टर का लाइसेंस लिया हुआ है, और कंपटीशन बढ़ गया है, तो हर कोई डेस्परेट है। डेस्परेट की वजह से फिर वो अपना कमीशन रिड्यूस कर देते हैं। कमीशन रिड्यूस होता है तो ऑफ कोर्स इतने पैसे नहीं बनते। हम्म। और रियल्टर की कोई ऐसा फिक्स सैलरी भी नहीं होती होगी? नहीं, कोई सैलरी नहीं, इट्स अ कमीशन बेस्ड बिजनेस। राइट, ठीक है। तो वो इसी तरह से इनफैक्ट दुबई में, लेकिन वही है, जो स्मार्ट लोग होते हैं वो फिर किसी ना किसी तरह से कर कर लेते हैं। अंकित भाई कह रहे हैं कि एज वी वर सेइंग दैट दिस इज लाइव पॉडकास्ट, आई डोंट नो कि कब हम लोग अपलोड कर रहे होते हैं इसको, लेकिन वो कह रहे हैं कि 5 to 7% होता है ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ का, लेकिन वो ये मिलता नहीं हाँ, होगा एज यू सेड। अच्छा, ये डिपेंड करता है हालात क्या चल रहे हैं। जैसे अभी जो है ना, हालात प्रॉपर्टी स्लम्प है ना, तो बिल्डर तो आके पीछे लगा हुआ है कि भाई 5% ले लो, लेकिन बाहर ले आओ मेरे पास, क्योंकि बिल्डर से प्रॉपर्टी नहीं बिक रही। लेकिन यही अगर आप 3 साल पहले चले हैं, जब प्रॉपर्टी जो है वो हॉट केक की तरह बिक रही थी, तो बिल्डर आपको लिफ्ट भी नहीं करा रहा था। यानी कि बहुत से बिल्डर तो पे ही नहीं कर रहे थे रियल्टर्स को, कह रहे थे भाई हम नहीं कर रहे, बायर आएगा अपनी मर्जी से आएगा। ये डिपेंड करता है पीरियड के ऊपर, यानी कि हालात क्या चल रहे हैं इस वक्त। हाँ बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ, 5% तक मिनिमम बिल्डर्स बहुत सारे दे रहे हैं, प्लस वो इंसेंटिव भी देते हैं कि हम आपको अप्लायंसेस भी दे रहे हैं, हम आपको डी कोर के पैसे भी दे रहे हैं, सब कुछ आगे से एडवांटेज देते हैं। लेकिन जब प्रॉपर्टी मार्केट हॉट होती है, बिल्डर लिफ्ट ही नहीं कराता। वो कहता है हम रियल्टर को कुछ भी नहीं देंगे, और हम बायर को भी कुछ भी नहीं देंगे। यानी कि अभी जो मैंने बात की ना कि अप्लायंसेस भी बिल्डर डाल रहा है, और डी कोर के $5,000 भी दे रहा है आपको अपग्रेड्स चूज़ करने के। जब प्रॉपर्टी मार्केट हॉट होती है ना, तो बिल्डर कुछ भी नहीं देता, अच्छा, क्योंकि ये आजकल बायर जो इंटरेस्ट ऑलरेडी रेट्स। लाइन लगे खड़ा हुआ है ना, उसको हाँ ज़रूरत ही नहीं है हाँ देने की। ये डिपेंड करता हाँ है कि हालात क्या चल रहे हैं। हाँ, नहीं इसी तरह से इसकी अगर मैं एनालॉजी दूं कि यहाँ पर भी जब मैं लोगों को बोलता हूँ, लोग कहते हैं ना कि यार यहाँ पर वो दुबई में बबल हो रहा है। मैं कह रहा हूँ भाई, दुबई में बबल जब होता है जब आपको एमआर जो है ना वो इंसेंटिवाइज करे। एमआर ने इंसेंटिवाइज लास्ट जो किया था ना, वो किया था कोविड से पहले, एक अरबाना के विलाज लॉन्च हुए थे या पता नहीं किसके लॉन्च हुए थे दुबई साउथ में, वहाँ पर इंसेंटिवाइज किया था उन्होंने थोड़ा सा, कि कुछ आई थिंक पोस्ट हैंड ओवर पेमेंट प्लान ऑफर कर दिया था, जबकि एमआर कभी भी नहीं करता। एमआर कहता है कि भाई जब तक कंस्ट्रक्शन हो रही है, कंस्ट्रक्शन के टाइम पे आपको पूरे पूरे पैसे देने हैं, जबकि बहुत सारे डेवलपर कर रहे होते हैं। उसने किया था 2019 में, तो वो एक्चुअल था जो एक कह सकते हैं लिटमस टेस्ट के उस टाइम पर आपके प्रॉबेबली कोई बबल है जब भी वो, या कोई डाउन साइड है जब भी वो उस मार्केट के अंदर एमआर जैसा डेवलपर भी आपको कोई ऑप्शन दे रहा है। अब तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। एमआर की प्रॉपर्टीज़ का तो मैं अक्सर रिव्यू कर रहा होता हूँ, तो मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि मेरी लीड टाइम थोड़ा सा कम होता है, आई मीन ज़्यादा होता है। जब मैं वीडियो शूट करता हूँ उसके बाद अपलोड करता हूँ, तो उसके बाद टाइम लग जाता है उसको अपलोड होने में। एमआर की तो वो हॉट केक होती है, वो आती है प्रॉपर्टी चली जाती है, तो इसलिए वो तो आप बबल उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। अब वो दुबई की हाँ, प्रॉपर्टीज़ क्योंकि इधर उधर से लोग आ रहे होते हैं, बाई कर रहे होते हैं, तो वो सिनेरियो डिफरेंट भी चल रहा होता है। वैसे कनाडा में अब जबकि इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं, तो इम्प्रूवमेंट के सिनेरियोज क्या हैं इस वक्त? आ सकती है इम्प्रूवमेंट मार्केट के अंदर? if you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you, because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake
is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams, and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast, and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later. यार ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर चीज़ डिपेंड करती है इकॉनमी पे। क्योंकि इकॉनमी अगर स्ट्रांग होगी तो लोगों की वेजेस भी बढ़ेंगी, लोगों को जॉब्स भी मिलेंगी, और फिर बायर सेंटीमेंट भी बेहतर होता है ना। यानी कि अगर मैं अपने सर्कल में देख रहा हूँ, मेरे तमाम दोस्त जो हैं अच्छी जॉब्स पे लगे हुए हैं, सबके पैसे भी बढ़ रहे हैं, सबकी सैलरीज भी बढ़ रही हैं, बोनस भी मिल रहा है, तो एक बायर सेंटीमेंट इंप्रूव होता है। तो आपके माइंड में साइकोलॉजी है कि भाई मार्केट अच्छी है, दैट मीन्स प्रॉपर्टी मार्केट ग्रो करेगी, आई शुड टेक रिस्क। फिर मैं जाऊंगा, मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे बाय करूंगा, ऑफर डालूंगा, मैं प्रॉपर्टी उठाऊंगा। लेकिन अगर मैं देख रहा हूँ कि मेरे सर्कल के लोग जो हैं वो जॉब लॉस कर रहे हैं, ठीक है, ले ऑफ्स हो रहे हैं, मेरे कई दोस्तों की जॉब चली गई, उनको जॉब्स लेने में 3 से 4 महीने का टाइम लग रहा है, तो फिर क्या होता है, नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट होता है माइंड के अंदर। फिर मुझे पता है कि यार मार्केट स्ट्रांग नहीं है, इकॉनमी बहुत वीक है, इस वक्त मैं कोई रिस्क नहीं लूँगा, तो आई विल नेवर गो एंड ऑफर अ प्रॉपर्टी, पुट एन ऑफर ऑन द प्रॉपर्टी। तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि इकॉनमी कैसी चल रही है, बायर सेंटीमेंट क्या है, लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट कैसी है। इस वक्त कनाडा में अनएम्प्लॉयमेंट 6.4% है, जो कि लैगिंग इंडिकेटर है, जो कि पिछले महीने था। राइट नाउ इट माइट बी 6.6 6.7%। तो अब डिपेंड, सिर्फ इंटरेस्ट रेट कंट्रोल नहीं करता इन चीज़ों को। इंटरेस्ट रेट एक फैक्टर है, बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर होते हैं। इसमें अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसमें अब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फिर इकॉनमी किस तरह से ग्रो कर रही है। कनाडा इस वक्त टेक्निकल रिसेशन में, अगर आप इसको जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से देखते हैं ना, तो कनाडा डिक्लाइन में है इस वक्त। तो इस हालात में रेट कट ऑलरेडी हो चुके हैं, 3 हो चुके हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी मार्केट अभी भी डेड है। इसकी वजह यही है कि जो इकॉनमी है वो बहुत वीक है, लेबर मार्केट स्ट्रांग नहीं है, जॉब लॉसेस हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो जो बायर सेंटीमेंट है वो इस वक्त बहुत नेगेटिव है। तो इस केस में प्रॉपर्टी मार्केट का उठना बहुत मुश्किल है। अच्छा हाँ, रवि नेक्स्ट ईयर हमारे अगर हाँ इकॉनमी बेहतर हो जाती है, जीडीपी ग्रो करना शुरू होता है, अनएम्प्लॉयमेंट 6.6 से कम होकर लेट से 3 पे चली जाती है फॉर एग्जांपल, और मेरे सर्कल में लोग, मैं देख रहा हूँ कि अगर मेरे सर्कल के जो फ्रेंड्स हैं, उनको दोबारा जॉब अच्छी मिल जाती हैं, सैलरीज भी बढ़ रही हैं, देन ऑफ कोर्स इट्स अ डिफरेंट सिनारियो। फिर लोग रिस्क लेते हैं कि भाई हम प्रॉपर्टी बाय करें, एक और प्रॉपर्टी उठाएं, एक और कॉन्डो उठाएं। ये सारा कुछ जो है ना, साइकिल के ऊपर डिपेंड करता है। अभी रवि हमारे साथ ऑनलाइन था, तो वो यही पूछ रहा था कि भाई वो कैनेडियन गवर्नमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग टू कर्ब इमिग्रेशन एंड विल इट ब्रिंग सम रिलीफ टू प्रॉपर्टी मार्केट। तो मैं इस पे ये बोल दूं कि भाई जो लोग इमिग्रेशन पे आ रहे थे, उनके पास तो वैसे ही पैसे नहीं थे, वो तो किसी तरह से कर करा के वो आ रहे थे, वो बहुत कम लोग थे जो पैसे वाले थे उस टाइम पर। हाँ, रेंटल पे फ़र्क पड़ेगा और रेंट्स अब थोड़े से कम होना शुरू हुए हैं। यानी कि रेंटल इन्फ्लेशन हम देखी थी लास्ट 3 ईयर्स के अंदर, वो स्काई रॉकेट हो गई थी, ठीक है। तो वो वजह यही थी कि इतने इमिग्रेंट्स आ रहे थे, अब उनको रहने के लिए तो घर चाहिए ना, तो रेंट तो ऑफ कोर्स बढ़ ही रहा था। लेकिन अब ये जो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ नई लेके आ रहे हैं, इसकी वजह से जो नेट न्यू इमिग्रेशन है वो कम हो जाएगी, तो ऑफ कोर्स रेंट पे से थोड़ा सा प्रेशर रिलीज़ होगा। तो अभी रिसेंटली मैंने देखा है कि पिछले 2 महीने का डाटा नज़र आ रहा है कि रेंट जो है वो पीक कर गए हैं, अब वहाँ से हल्का हल्का रेंटल ग्रोथ जो है वो कम होना शुरू हुई है। रेंट कम नहीं हुए, रेंटल ग्रोथ कम हो रही है। यानी कि जो पहले हर महीने रेंट बढ़ रहा था, अब वो ऑफ कोर्स उस तरह से नहीं बढ़ेगा। अब हो सकता है आपको रेंट जो है वो स्टैग्नेंट नज़र आए। अच्छा, यहाँ पर दो तरह के लोग हैं ना, दोनों तरह के लोग हैं, जिसके अंदर एक एक वो लोग हैं जो साइड पे बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि यार अब ये प्रॉपर्टी प्राइसेस नीचे आएंगी तो फिर हम बाय करेंगे। और दूसरे वो लोग हैं जो हमारा दोस्त है जमील, वो मल्टीपल प्रॉपर्टीज लेके बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि हम्म। भाई वो ये इंटरेस्ट रेट्स कम आए तो फिर थोड़ी सी प्रॉपर्टी प्राइसेस ऊपर जाएं। तो दोनों तरह के लोग हैं और दोनों तरह की एक्सपेक्टेशंस हैं। तो तुम्हारा क्या हम्म। फोर्सी कर रहे हो कि इसमें क्या चीज़ होगी, प्रॉपर्टी प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी या स्टैग्नेंट रहेगी? यार हर चीज़ इसमें कोई भी सर्टेनिटी नहीं है, सारी चीज़ें प्रोबेबिलिटीज़ हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें तो मार्केट के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। आई शुड से 80-10, यानी कि
20% अगर प्रॉबिलिटी में लगाऊं तो वो ये कहती है कि प्रॉपर्टी मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन 80% चांस है कि प्रॉपर्टी मार्केट जो है नीचे जाएगी। उसकी वजह है कि मैंने बताया कि जो इकॉनमी है वो काफ़ी स्लो है। सॉरी, इकॉनमी स्लो है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, बायर सेंटीमेंट नेगेटिव है। उस केस में जो है प्रॉपर्टी मार्केट का ऊपर जाने का कोई चांस नहीं है। हो सकता है स्टैंडर्ड रहे, हो सकता है यहाँ से मजीद नीचे जाए, लेकिन ऊपर जाने का चांस बहुत कम है अनलेस कि इकॉनमी बेहतर हो, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाए, लोगों में जो है वो सेंटीमेंट पॉजिटिव हो जाए, देन ऑफ कोर्स इट हैज़ अ चांस टू गो अप। राइट, समझ गया। I think okay now I think we'll take this comment from Ankit. Bank of Canada wants to reduce the rates because of election. To those negative sentiments, they have stopped controlled immigration, which will reduce the demand of rental and in turn will reduce the demand of property prices. तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वो इसी तरह से है कि हो सकता है इसकी वजह से जब इमिग्रेशन कम होगी तो फिर लेकिन अच्छा एक फ्लिप साइड भी तो है ना, इमिग्रेशन कम तो होगी लेकिन फिर ग्रोथ भी तो चाहिए ना कनाडा को, या वो ग्रोथ रोकेंगे फिर? क्योंकि कनाडा की ग्रोथ इमिग्रेशन से आती है ना मेजर। और फिर हाँ, स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स अगर इस तरह की पॉलिसीज लाएंगे तो स्टूडेंट्स भी तो नहीं आएंगे, फिर वो फिर कहीं और जाएंगे। बिल्कुल। अब ये जो जीडीपी नंबर हम कोट करते हैं हर क्वार्टर, ये इन्फ्लेटेड नंबर है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ इमिग्रेशन। ठीक है, जीडीपी क्या है? जीडीपी ओवरऑल स्पेंडिंग है एट एन एग्रीगेट लेवल। ऑफ कोर्स जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स ही हों, वो आते हैं यहाँ पे पैसा खर्च करते हैं ना, यहाँ पे कॉलेज में फ़ीस देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं, उसकी फ़ी देते हैं, फिर अगर मोबाइल ख़रीदना है तो उसकी फ़ी देते हैं, मोबाइल प्लान लिया उसकी फ़ी देते हैं, क्लोथिंग लेते हैं, जो भी है। तो रेंटल ऑफ कोर्स रेंट पे कर रहे हैं, तो इकॉनमी में पैसा आ रहा है ना, स्पेंडिंग हो रही है, तो ऑफ कोर्स जीडीपी तो इन्फ्लेट होता हुआ नज़र आएगा। तो मैंने जो बात की थी पहले कि जो रियल जीडीपी पर कैपिटा है, यानी कि अगर आप उसको पर कैपिटा लेवल पे देखते हैं पॉपुलेशन डिवाइड करके, दैट इज़ नेगेटिव। वो पिछले 6 क्वार्टर से 7 क्वार्टर से नेगेटिव है। तो उसके मुताबिक तो कनाडा रिसेशन में है इस वक्त, लेकिन क्योंकि इमिग्रेशन दिखा के इन्होंने जीडीपी को इन्फ्लेट कर दिया तो वो पॉजिटिव नज़र आ रहा है। तो ग्रोथ तो बेसिकली है ही नहीं, लेकिन जो इमिग्रेशन की वजह से जो है जीडीपी नज़र आ रहा है अच्छा, वो आपको दिखा रहा है कि भाई ग्रोथ हो रही है, लेकिन इवेंचुअली जो है ग्रोथ वो नेगेटिव है। तो वजह यही है कि अभी तक कनाडा को ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया रिसेशन में, इज़ बिकॉज ऑफ इमिग्रेशन। क्योंकि इतना लोग आके पैसा खर्च कर रहे हैं जिसकी वजह से थोड़ा बहुत जो है काम चल रहा है। अगर वो भी हम हटा दें तो कनाडा टोटली इन रिसेशन। सही है, ज़बरदस्त। आई थिंक यासीन हमने कितनी देर बात कर ली? ऑलमोस्ट कोई ऑलमोस्ट 1 1 आवर 40 मिनट्स। 38 मिनट्स, 40 मिनट्स। तो इट वाज इंसाइटफुल कन्वर्जेशन और आई होप कि जो लोग आए हों, और कॉन्स्टेंटली 30 के करीब मुझे नज़र आ रहे हैं कि लोग थे। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि जो लोग देख रहे थे वो लिंक्डइन पर हम लोगों को फॉलो भी कर लें और वहाँ पर ज़रा कमेंट भी कर दें कि कैसा ये सेशन रहा था। इसी लाइव सेशन को आई वुड ब्रेक इनटू 4 पार्ट्स जो हमने डिस्कशन किए हैं, और उसको यासीन अपने चैनल पे भी डाल देगा। यासीन के 2 चैनल्स हैं, इंग्लिश भी है उर्दू भी है, उसको भी जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आई थिंक मुझे इंग्लिश का नहीं मिल रहा था, लेकिन वो दोनों चैनल्स हैं, इंग्लिश भी है उर्दू भी है, तो उनको जाके देख सकते हैं। यासीन की बड़े फायरी किस्म के एनालिसिस और कमेंट्स होते हैं जब कोई न्यूज़ आती है, तो वो बड़े मज़े की चीज़ होती है। जब कैनेडियन अगर देखना चाहते हैं तो उसको देखें। और एज आई सेड, लिंक्डइन पे हमें फॉलो कर लें और वहाँ पर ज़रूर कमेंट करें इस लाइव सेशन का। यासीन, एंड में एनीथिंग यू वांट टू से? बहुत ज़बरदस्त इंसाइटफुल सेशन रहा। आई होप कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको काफ़ी इससे इन्फॉर्मेशन मिली होगी। कोई कमेंट्स है, कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिएगा हमसे कमेंट में डाल के, जब वीडियो पोस्ट होगी तो प्लीज़। और हम इस तरह के सेशन को कंटिन्यू रखेंगे आगे भी। ओके, थैंक यू यार, थैंक यू, फिर मिलते हैं। थैंक ओके, यू वेरी थैंक यू। मच एवरीबॉडी, थैंक यू।